जेपी सिंह जी, ब्लैक बॉक्स जो था जिसको लेकर तमाम कोशिशें की जा रही थी कि जल्द से जल्द बरामद किया जा सके ब्लैक बॉक्स, वो ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। दो अहम चीजें ब्लैक बॉक्स से हमें मिलेंगी, सीवीआर और एफडीआर। ये जो जानकारी ब्लैक बॉक्स से निकलने में कितना समय मिलेगा, जो प्राथमिक जो रिपोर्ट है जांच की, उसे आने में कितना समय लग सकता है जेपी सिंह जी? ये इस टाइम आई एम नॉट अवेयर कि ये मतलब इंडिया में ही कर रहे हैं या बाहर भेजेंगे, क्योंकि कई बारी ब्लैक बॉक्स अगर थोड़ा डैमेज हो जाता है तो उसकी फैसिलिटी इंडिया में हमारे पास नहीं है उसको डिसाइफर करने के लिए, तो शायद उसको बाहर भेजना पड़े। अगर बाहर भेजना पड़ेगा तो वो टाइम फ्रेम बाउंड है, हफ्ता भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकते हैं। वैसे अगर नॉर्मल यहाँ पे फैसिलिटी है ब्लैक बॉक्स की तो शुड भी 1 दिन में 2 दिन में होना जाना चाहिए बिल्कुल। शुरुआत में जो जानकारियां मिलेंगी, ब्लैक बॉक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, एक बार जेपी सिंह जी आप दर्शकों को विस्तार से थोड़ा बता दीजिए, उसके बाद मैं फिर कांग्रेस के सहयोगी के पास चलूंगा। जी देखिए, जो ब्लैक बॉक्स के दो वर्जन आपने एक बोला, जैसे एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से आपको सिर्फ एटीसी और पायलट के बीच में कॉन्वर्सेशन नहीं, जो कैबिन के अंदर भी कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के बीच में होती है कॉन्वर्सेशन, कि क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है, उसने मेडे कॉल दी है, आपस में वो क्या डायग्नोज कर रहे हैं। उनको ऑब्वियसली जो मेडे कॉल दी है इसका मतलब उनको प्रॉब्लम का पता चल गया है। हम्म। जो डिटेल आई है उसमें ये बोला है उन्होंने कि मेडे कॉल, और मेडे नॉर्मली कॉल होती है कि 3 बार देना पड़ता है, जैसे मेडे 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 टू हम्म। अट्रैक्ट अटेंशन, ताकि बाकी सब उस आरटी से हट जाए, कोई इंटरफेयर ना करे। हम्म। बाकी सब एयरक्राफ्ट लिसनिंग मोड पे चले जाते हैं, ये हम्म। साइन होता है कि एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस में है। हम्म। उसके बाद उसने जो कॉल दी है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग से ये कॉल थी, मेडे नो थ्रस्ट कांट क्लाइंब, दैट मीन्स ही इज लॉस्ट थ्रस्ट ऑन बोथ इंजन्स। हम्म। एंड अगर सिंगल इंजन की थ्रस्ट लूज करो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। हर एयरक्राफ्ट केपेबल है कि वो सिंगल इंजन पे क्लाइंब आउट कर सके और सेफली वापस लैंड कर सके। हम्म। दोनों इंजन की थ्रस्ट लूज करने में ही, अगर आप वीडियो भी देखते हैं तो देखो, जैसे एयरबॉर्न हुआ है डिसेंट शुरू हो गया है, हम्म। और एज पर द रिपोर्ट 624 फीट की ऊंचाई तक गया है। हम्म। दो 200 फुट तो अहमदाबाद की अपनी ऊंचाई है, हम्म। तो इसका मतलब 400 फुट एक्चुअली वो टेक्निकली एयरपोर्ट से ऊपर है। हम्म। और उसके बाद वो डिसेंड किया है। पूरा खेल ही, मतलब पूरा का पूरा इंसिडेंट 1 मिनट 45 सेकंड के अंदर खत्म हो गया। हम्म। पूरा इंसिडेंट 138। जी जेपी सिंह जी, लेकिन क्या एक साथ दोनों इंजन फेल हो सकते हैं? अगर बर्ड हिट भी है तो एक इंजन नहीं, जाएगा। बर्ड हिट ना तो रिपोर्टेड है ना हम्म। एटीसी के वीडियो में है। और वैसे भी जब एटीसी आपको टेक ऑफ क्लियरेंस देती है, हम्म। बाइनोकुलर से वो टेक ऑफ पाथ को सर्वे करते हैं, अब देखते हैं कि कोई बर्ड नहीं है। हम्म। और बर्ड है भी नहीं इसमें, मतलब जो वो वीडियो जिसने तस्वीरों में लिया भी कहीं दिख नहीं रही है ऐसा। दिख नहीं रही है। हम्म। पर बर्ड हिट के सिवाय इसमें जो सिस्टम होता है, जो इंजन का ब्रेन बोलते हैं जिसको, वो सिस्टम है फेडेक। हम्म। फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम होता है, जो सारा फ्यूल को कंट्रोल करता है, हम्म। ऑटोमेटिकली जाता है फ्यूल के अंदर। इन केस ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ फ्यूल is the only case where both engines can fail simultaneously because the FedEx has failed. हम्म। नहीं तो तो क्या उसमें फेडक की जांच ये तो होती होगी ना, जो बिल्कुल इंजीनियर जो होंगे नहीं, वो। सब कुछ होता है, सब हाँ। कुछ होता है। अगर फेडेक में कोई इशू है, प्रॉब्लम है, या किसी ने उसको डील करने की कोशिश की, जैसे ही स्टार्ट करते हो आप, हम्म। उसमें वो वार्निंग्स आती रहती हैं। हम्म। जब आप इंजन तो स्टार्ट अगर करते हो मैं वही आपके। कह रहा हूं कि अगर इंजन स्टार्ट किया होगा, प्लेन को पहले तो रनवे पे लाने के लिए थोड़ा सा घुमाना होता है टेक ऑफ करने से पहले, जो हम अमूनन देखते हैं फ्लाइट्स में, जी उतने में तो पता चल जाएगा अगर फेडेक में कोई प्रॉब्लम होगी तो। बिल्कुल, जो एवियोनिक्स में प्रॉब्लम है, कुछ ओनली प्लेस जहाँ पे आपको पता नहीं चलता है इज कंटेमिनेशन। अगर हम्म। कंटेमिनेशन इसकी प्लेन की, मैं मतलब ऐसे लोगों को ऐसे नहीं देना चाहता, ना डराना चाहता हूँ, हम्म। इज वेरी इजी। पर इसीलिए बाउजर जो होते हैं उनके सारी इंस्पेक्शन होती है। फ्यूल भरने के पहले फ्यूल का चेक होता है, टेस्ट करते हैं, हम्म। मॉइस्चर के लिए टेस्ट करते हैं। और हम्म। उसके बाद मॉइस्चर के बाद केमिकल डाल के इसमें चेक करते हैं कि कोई मिक्सचर तो नहीं हुआ इसमें, हम्म। कोई डाइल्यूशन नहीं हुई। हम्म। और इसको जो फ्यूल को कंटेमिनेट करना है, हम्म। ये इसकी बड़ी कम रिक्वायरमेंट होती है पोल्यूट करने के लिए। हम्म। 1 पार्टिकल पर मिलियन, 1 ppm अगर आप इसमें डाल दो, हम्म। अगर मतलब 100 टन फ्यूल है, हम्म। उसमें आप 1 लीटर
पेप्सी की बोतल में का जितना, अगर आप में इसमें रिसर्फेक्टेंट बोलते हैं इसको, जो मटेरियल होता है डिसइंफेक्ट करने के लिए, या कोई आप इसमें ये जो घरों के लिए वॉशिंग मशीन वगैरह में डालते हैं, जी। डिटर्जेंट्स वगैरह भी यूज करो, उससे भी ये हो जाती है, क्योंकि वो 25 मिनट तक हवाईजहाज कुछ नहीं करेगा, बिकॉज ये मिक्स होता रहता है। और विद इन अबाउट 20 मिनट्स और 25 मिनट्स, वो तकरीबन टाइम होता है जब से इंजन स्टार्ट होके पुश बैक स्टार्ट होके हवाई जहाज टेक ऑफ पाथ पे जाता है, तो उस टाइम तक ये मिक्स हो जाता है, और इट कैन कॉज टोटल कंटामिनेशन, और फेडेक को बिल्कुल फेल कर देगा, ये फ्यूल स्टॉप कर देगा इंजन में फ्यूल ही नहीं जाएगा। ये भी हो सकती है वजह, लेकिन अब तो चूंकि ब्लैक बॉक्स मिला है, अब देखना ये होगा कि क्या कुछ जांच के बाद निकलकर सामने आता है। नहीं, हमारे एक चीज मैं साथ और जी बताना जी चाहता जी हूँ आपको, प्लीज। ये जो इस एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट हैं, इनमें जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन फिटेड है। इनकी अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग होती है, जो इंजन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है, EHM बोलते हैं उसको। वो कंटिन्यूस, डिपेंडिंग ऑन किस कस्टमर ने, एयर इंडिया ने कितना मांगा है या GE ने कितना किया है, 10 मिनट 15 मिनट की गैप में ये सैटेलाइट के थ्रू सारा डेटा ट्रांसमिट करता है। और इन केस जैसे इनॉर्मली हुई है इसमें, अगर कोई ओवर टेम्परेचर होता है, RPM लिमिट से ऊपर जाता है, या रोल बैक करता है, दैट मीन्स RPM कम हो गया है, पार नहीं आ रही इंजन में, तो वो वन टाइम इवेंट स्नैपशॉट उसको बोलते हैं, वो स्नैपशॉट लेके सैटेलाइट को भेज देता है। जनरल इलेक्ट्रिक को अगर ये 138 पे टेक ऑफ किया है, टेक ऑफ का पाथ पूरा मॉनिटर होता है, वो डेटा वाया सैटेलाइट पहुंच जाता है। जनरल इलेक्ट्रिक को ये डेटा ऑलरेडी पता है। आप अभी ब्लैक बॉक्स हम ढूंढ रहे हैं, हमको पता चलेगा, बिकॉज ब्लैक बॉक्स में और भी चीजें होती हैं, उसमें इंजन का डेटा भी होएगा, उसमें पायलट इनपुट्स भी होंगी, क्या क्या कंट्रोल सर्विसेज कैसे मूव कर रही हैं, ये सब कुछ उसमें होएगा। पर जो इंजन का डेटा है, ये बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक के पास ऑलरेडी मौजूद होगा। ये डेटा उनके पास होगा। हमारे साथ अंश वत्स जी भी हैं और हमारे साथ आलोक वत्स जी भी हैं। आलोक वत्स जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और अंश वत्स जी हैं प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों को इसलिए शामिल किया गया है कि अब इस पर राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक बयान जो है वो मैंने शुरुआत में दिखाया था, जिसमें खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि इसकी जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में कराई जाए या फिर उनकी निगरानी में इस पूरी जांच को कराई जाए। अंश वत्स जी, ऐसा क्यों आप लोग मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में या फिर निगरानी में इस जांच को कराया जाए? अनम्यूट करिएगा अंश जी। अंश जी अनम्यूट करिएगा, अभी आप म्यूट हैं। ठीक है अंश जी, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक वत्स जी, राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस तो कह रही है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कराई जाए। आवाज आ रही है आपको आशीष जी? चलिए, अंश जी की आवाज आ गई। आलोक वत्स जी, मैं आपके पास आता हूं। पहले अंश जी को सुन लें, उसके बाद आलोक जी मैं आपके पास आता हूं। अंश जी। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये लेकिन बहुत ही आपके ज्यादा। नेता तो राजनीतिक बात कर रहे हैं अंश जी। हाँ, मेरे को पूरा बोलने दीजिए। हाँ। मैं यहाँ पे मानता हूँ कि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो क्षति हुई उसको उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल जो उठते हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि जो ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, इस पर एक इंक्वायरी हो, ताकि एक जो जवाबदेही है वो तय की जा सके। खड़गे जी ने जो बात कही है उसी को ही मैं आगे लेके जाना चाहूंगा। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये पता चलना चाहिए कि ये क्या कहाँ पे फॉल्ट रहा। जैसे हमारी जो एविएशन एक्सपर्ट ने बताया है, वो बहुत ज्यादा उसको डिटेल में कर सकते हैं, और क्या कहाँ पे हमारा फॉल्ट रहा था, कैसे कहाँ पे क्या चीज रहा है, कि उस जवाबदेही तय उस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों को लेकर भी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे अहमदाबाद में, और वहां पर हमने वो गए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से
एक ये नैरेटिव जो ये गढ़ चुका है ना कि मोदी जी का, कि मोदी रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर पिया न जाए। एक तस्वीर मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर अगर आपके दर्शक देख पा रहे हैं, क्या ये समय था ऐसे पर तस्वीरें खिंचवाने का मोदी जी? अरे वहां पर गए थे, घटनास्थल पर गए थे, राहुल गांधी क्यों नहीं चले गए? अंश जी, राहुल गांधी को जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए?